प्यारे बच्चों, BLED.in साइट पर आपका स्वागत है और मैं आपकी अपनी डॉक्टर उषा। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं BLED सेकेंड ईयर का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है हिंदी। ठीक है, हिंदी का आज हमारा ये थर्ड लेक्चर है आपके लिए और आज हम लेकर आए हैं भाषा शिक्षण। अब शिक्षण का मतलब जैसे आप जानते हैं कि टीचिंग होता है, ठीक है ना। तो टीचिंग क्या है? टीचिंग जो एक प्रोसेस है उसके माध्यम से हम क्या करते हैं कि बच्चों में हम एक डिज़ायरेबल चेंज करने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा अपने घर से आता है तो वो घर के माहौल में क्या होता है, पूर्णतः लिप्त होता है, लेकिन जब वो विद्यालय आता है तब हम क्या चाहते हैं कि वो हमारे हिसाब से क्या हो, चेंज हो। तो जो हम चेंज करना चाहते हैं वही क्या, वो चेंज कैसे आएगा? तो वह चेंज टीचिंग के माध्यम से उसमें आएगा। अब हमारे कुछ शिक्षाविद हैं, उनके अनुसार शिक्षण की परिभाषा कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि H.C. मॉरिसन के अनुसार शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें अधिक विकसित व्यक्तित्व का व्यक्ति कम विकसित व्यक्तित्व के व्यक्ति के संपर्क में आता है और कम विकसित व्यक्तित्व की अग्रिम शिक्षा के लिए विकसित व्यक्तित्व की व्यवस्था करता है। ठीक है, इसमें देखिए सिंपल सी समझने वाली बात ये थी कि जो आपको थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी दिखाई दे रही है उसको हम सिंपली ऐसे समझा सकते हैं कि जैसे कोई भी शिक्षक होता है, जब वो बच्चों को पढ़ाने जाता है तो निश्चित रूप से वो क्या होता है कि उसकी एजुकेशन हाई होती है, वो बहुत सारी जो शैक्षिक योग्यताएं हैं उसको लिए हुए होता है। ठीक है, और फिर जब वो बच्चों को पढ़ाता है तो बहुत सारे स्टेप्स को लेके वो बच्चों को समझाता है और उनके विकास में क्या करता है, मदद करता है। तो वो H.C. मॉरिसन यही कह रहे हैं कि अधिक विकसित जो व्यक्तित्व है वो कम विकसित व्यक्तित्व को पढ़ाता है। ठीक है, और उसका क्या करता है, उसका विकास करने की कोशिश करता है। आगे एक साइंटिस्ट हैं फरेंट ने देखिए क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि शिक्षण अधिगम को सुगम बनाने वाली प्रक्रिया है। तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल स्पष्ट है कि भाई जब हम टीचिंग करेंगे, जब हम पढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से जो लर्नर है वो क्या करेगा, लर्निंग करेगा, क्या करेगा, सीखेगा, और उसको जो भी कुछ उसको सीखना है उसको हम क्या करेंगे, आसान बनाएंगे अपनी टीचिंग मेथड से। इसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं बेल्स के अनुसार देखिए शिक्षण प्रक्रिया क्या है। इसमें शिक्षक कई क्रियाओं का जो बहन है वो एक साथ करता है, ऑब्वियसली करता है। जैसे मान लीजिए हम जब पढ़ाते हैं तो हम बच्चों से क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, हम लेक्चर देते हैं, हम छात्रों की उपस्थिति को भी देखते हैं जब हम क्लास में बैठते हैं कि अच्छा आज कौन सा बालक नहीं आया है या कौन से बच्चे एब्सेंट हैं। उसके बाद हम ये भी ध्यान रखते हैं कि भाई बच्चे क्या हो रहे हैं, बच्चे में प्रोग्रेस रिपोर्ट आ रही है कि नहीं आ रही है, वो ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। ठीक है, और फिर हम अपने लेक्चर के माध्यम से उनको इंस्पायर भी करते हैं। इसके साथ साथ हम बच्चों ये भी ध्यान रखते हैं कि भाई बच्चे की जो बैकग्राउंड है उसकी भी जानकारी रखते हैं कि आखिर बच्चा कौन से लेवल का है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है। ठीक है, इसके साथ साथ एक बहुत ही कॉमन सी बात यह है कि जैसे शिक्षक जो होता है वो क्या होता है, एक कैटलिस्ट की भांति काम करता है, एक उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, जो क्या करता है, जो हमारे लर्निंग में क्या करता है, एक गति देता है। यदि मान लीजिए बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं तो हमारी जो कैटलिटिक एक्टिविटी है वो क्या होगी, फास्ट होगी। ठीक है, और यदि हमारे बच्चे क्या हैं कि मध्यम हैं या पढ़ने में उनका जो लेवल है वो निम्न स्तर का है तो हमारी भी गति क्या होगी, उस हिसाब से धीमी हो जाएगी। तो बेल्स क्या कहते हैं, बेल्स यही कहते हैं कि शिक्षक क्या है, एक कैटलिस्ट की तरह कार्य करता है। आगे हम बताएंगे आपको कि शिक्षण के प्रकार क्या होते हैं, आखिर हम कितनी तरह से टीचिंग को कर सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रख के हम टीचिंग करते हैं। तो शिक्षण के उद्देश्य की दृष्टि से अब जैसे सबसे बड़ी बात तो यही है कि हमारा उद्देश्य ही टीचिंग का है, हमारा काम ही टीचिंग का है, तो भाई हम टीचिंग करेंगे। अब उसमें टीचिंग में हम क्या क्या ध्यान रखेंगे, तो हम एक भावनात्मक शिक्षण भी करेंगे हम, ठीक है, हम क्रियात्मक शिक्षण भी करेंगे, मतलब हम कुछ फंक्शनल एक्टिविटीज़ भी कराएंगे और हम ज्ञानात्मक शिक्षण भी करेंगे। इसके साथ साथ हम शिक्षण के जो हमारे टीचिंग के लेवल्स हैं उनको भी हम ध्यान रखते हैं, जैसे कि अगर बच्चों में मेमोरी लेवल क्या है, उनकी समझ किस स्तर की है और वो कितना चिंतन कर रहे हैं किसी चीज़ को। जैसे हमने कोई स्टोरी सुनाने के बाद हमने फिर पूछा, अच्छा बताओ बच्चों हमने क्या सुनाया था, क्या बताया था, तो हम देखते हैं कि आखिर बच्चों में कितनी स्मृति रही, कितना उन्होंने उसके बारे में सोचा और कितना उन्होंने समझा।
इसके बाद जब हम टीचिंग करते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि टीचिंग शिक्षण की क्रियाओं की दृष्टि से, यानी कि जब हम अपनी टीचिंग कर रहे हैं तो उसमें हमारा प्रस्तुतिकरण कैसा है, ठीक है, उसके बाद उसमें प्रदर्शन कैसा है, उसमें कार्य कैसा करना है। इसके बाद शासन के अनुसार शिक्षण के भी रूप होते हैं, भाई शासन क्या चाहता है। तो एक तांत्रिक शिक्षण भी होता है और प्रजातांत्रिक शिक्षण भी होता है। इसके बाद हम आपको शिक्षण का जो नेक्स्ट है वो है कि व्यवस्था की दृष्टि से। व्यवस्था की दृष्टि से जो टीचिंग होती है वो औपचारिक भी होती है और अनौपचारिक भी होती है। इसके बाद शिक्षण का जो है ना दृष्टि कैसी होनी चाहिए, आखिर आप एक डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ा रहे हैं या रेमेडियल पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब रेमेडियल टीचिंग ऐसी होती है कि जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे जैसे बहुत समय से मान लीजिए नहीं आ रहे हैं, या होता क्या है जैसे उम्र से ज़्यादा हो गए हैं लेकिन उनको आ नहीं रहा है अपनी पहली कक्षा का, तो हम उनको क्या करते हैं अलग से बिठाते हैं, ठीक है, उनको अलग से बिठा के हम उनको पढ़ाते हैं, जिससे क्या हो कि वो अपने लेवल जो वर्तमान में उनकी लेवल होनी चाहिए वहाँ तक वो पहुँच जाएं। तो आखिर शिक्षण का स्वरूप कैसा होना चाहिए, तो ये सब कहते हैं, ये सब आपके ये थे कि भाई शिक्षण को हम किस किस रूप में बच्चों तक पहुँचा सकते हैं। अब आता है आपका नेक्स्ट भाषा शिक्षण, ठीक है ना। अब प्यारे बच्चों हम आपको बताने जा रहे हैं कि भाषा शिक्षण यानी कि जो लैंग्वेज की टीचिंग है वो क्या है। तो जैसे मान लीजिए हम जब भी क्लास में जाते हैं तो हमारा कोई ना कोई उद्देश्य होता है, ठीक है, हम अपने पूर्व निर्धारित उद्देश्य को लेके ही क्लास में एंटर करते हैं। और रही बात जैसे भाषा की, तो भाषा जैसे हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। यानी कि जैसा कि हम अपने परिवार में देखते हैं, हाँ, हम अपने परिवेश में देखते हैं, हम अपने स्कूल में देखते हैं कि आखिर हमसे सीनियर्स क्या बोल रहे हैं, हमसे जूनियर्स क्या बोल रहे हैं, या हमारे शिक्षक क्या बोल रहे हैं, तो वैसे ही हम क्या करते हैं उनको अनुकरण करके बोलना सीखते हैं। अब होता क्या है जैसे कि मान लीजिए हमने घर में सीखा कि हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन या हमारे रिश्तेदार कुछ इस तरह से बोलते हैं, तो हम क्या करते हैं उनकी भाषा को ओबे करते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हम जो भाषा बोल रहे हैं वो क्या हो, शुद्ध हो। तब फिर यहाँ पे क्या होता है, हमें भाषा शिक्षण की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम जो त्रुटियाँ सीख रहे हैं, ठीक है ना, हम जो कुछ अस्पष्ट सीख रहे हैं उन सबको क्या होता है, उन सबको भाषा शिक्षण के द्वारा क्या होता है हमें रिमूव करना होता है। अब हम जानेंगे कि आखिर भाषा शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं, हम क्यों सीखते हैं भाषा शिक्षण, कोई भी लैंग्वेज टीचिंग का क्या मतलब है। तो भाषा शिक्षण को हम सामान्यतः आप जानते ही हैं कि 4 स्टेप्स में हम सीखते हैं। उसको पहले सुनते हैं, सुनने के बाद हम बोलने का प्रयास करते हैं, फिर हम क्या करते हैं लिखने की कोशिश करते हैं, और फिर हम उसको पढ़ते हैं। अब आप जानेंगे कि भाषा शिक्षण का उद्देश्य जो है वो कुछ डिफरेंट भी होता है। भाषा शिक्षण के निम्न उद्देश्य इस प्रकार से हैं, जैसे सुनकर समझने की क्षमता का विकास। जैसे मान लीजिए आप क्लास में पढ़ा रहे हैं और बच्चे सुन रहे हैं, ठीक है, सुनने के बाद क्या करते हैं वो उस चीज़ को एनालाइज करते हैं, यानी कि समझते हैं, ठीक है, और समझने की क्षमता का क्या होता है विकास होता है उनमें। पढ़कर समझने की क्षमता का विकास होता है। इसके बाद क्या करते हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, अपनी बात को कहने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसके बाद वो लिखने की कोशिश करते हैं, तो लिखने का भी विकास होता है। और जब बच्चा लिखना सीख जाता है, ठीक है, अपनी अभिव्यक्ति करने लग जाता है, पढ़ना सीख जाता है, सुनकर समझना सीख जाता है, तो फिर वहाँ पर आगे वो कोशिश करता है कि आखिर जो भाषा का निर्माण हुआ उसका वैज्ञानिक आधार क्या है, तो उसको समझने की कोशिश करता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है उसमें सृजनात्मक क्षमता का विकास होता है, और बच्चों में क्या होता है संवेदनशीलता का विकास भी होता है। तो ये भाषा शिक्षण के क्या होते हैं उद्देश्य हैं। अब हम आपको बताएंगे कि अगर मातृभाषा के रूप में हिंदी शिक्षण का उद्देश्य क्या है। देखिए जब भी हम स्कूल जाते हैं, ठीक है, एज ए स्टूडेंट, ठीक है, और हम टीचर के संपर्क में आते हैं, तो यदि जैसे मान लीजिए हम हिंदी भाषी हैं और बच्चा क्या है हिंदी भाषी है, लेकिन यदि वो इंग्लिश मीडियम के स्कूल में एडमिशन लेता है और शिक्षक ने यदि उसको शुरुआत में क्या हुआ इंग्लिश में पढ़ाना शुरू कर दिया, तो उस बच्चे के कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि उसके जो घर का भाषा है, उसकी जो लैंग्वेज चली आ रही है, बेसिक लैंग्वेज है जहाँ से वो आ रहा है, ठीक है, हम उसके परिवेश को ध्यान में रखते हुए उसी भाषा में उससे
बात करने की कोशिश करें, जिससे क्या होगा कि बच्चे को आसानी से तालमेल बैठ जाएगा और समझ में भी आएगा। तो मातृभाषा के रूप में हिंदी शिक्षण का उद्देश्य यही है, छात्रों को भाषाई कौशल के लिए आवश्यक भाषा तत्व जैसे वर्ण, शब्द, वाक्य, लिपि आदि का स्पष्ट हमें ज्ञान कराना चाहिए। इसके साथ साथ बच्चों, छात्रों में भाषा की पाठ्य पुस्तकों, साहित्य रचनाओं में निहित ज्ञान प्राप्त करने के प्रति रुचि विकसित करना चाहिए। अब देखिए बच्चों, आजकल क्या है कि कोई भी स्कूल्स हो, ठीक है, उसमें लाइब्रेरी होती है, और लाइब्रेरी में क्या होता है कि बच्चों अपने जो पाठ्य पुस्तिकाएँ हैं उसके साथ साथ बहुत सारी खूबसूरत कहानियों की किताबें होती हैं जिनमें बड़े प्यारे प्यारे चित्र बने होते हैं। तो बच्चों को अपने पाठ्य पुस्तकों के साथ साथ वो वाली किताबें भी देनी चाहिए, जिससे क्या होता है वो खोलते हैं, उनको पढ़ते हैं, उनको अपनी पुस्तकों के साथ साथ उन पुस्तकों को पढ़ने में, देखने में ज़्यादा रुचि होती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि उनको क्या होता है, रुचि उत्पन्न होती है। जब रुचि उत्पन्न होती है तो निश्चित रूप से उनका क्या होता है, विकास होता है। छात्रों में मातृभाषा सीखने और उसके साहित्य के अध्ययन के प्रति रुचि विकसित करना। देखिए, इस सेंटेंस में कुछ खास नहीं है, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि भाई जो मातृभाषा है उसको वो अधिक से अधिक सीखें, और उसके साहित्य के अध्ययन, मतलब साहित्य के अध्ययन से मतलब है कि किताबों को वो पढ़ना सीखें। इसके साथ साथ छात्रों में मातृभाषा एवं उसके साहित्य के प्रति स्थायी भाव का निर्माण करना है। मतलब जो किताब यदि वो पढ़ते हैं, बुक्स स्टडी करते हैं, तो उसके साथ साथ उनका क्या है कि आखिर जो स्टोरी वो पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या है, उसमें भाव क्या है, तो ये भी बच्चों के अंदर विकसित होने चाहिए। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि प्राइमरी लेवल पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य। आखिर हम यदि प्राइमरी लेवल पे अपनी लैंग्वेज टीचिंग कर रहे हैं तो हमारा क्या ऑब्जेक्ट है। तो देखिए, हमारे कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे बच्चों को वर्णों का ज्ञान देना, ठीक है, और उनके लेवल के हिसाब से उनको समझाना, ठीक है, बोलने की शक्ति का विकास करना। भाई बच्चा जिस लेवल का है उसी लेवल का तो हम पढ़ाएंगे, है ना। ऐसा तो नहीं है कि बच्चा प्राइमरी लेवल का है और हम उसको डिग्री लेवल का पढ़ाने लगे, तो उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सस्वर वाचन कराना, वाचन की क्षमता का विकास कराना, कि बच्चे को बोलने देना कि हाँ बेटा, अब हमने तुम्हें इतना पढ़ा दिया, 10 लाइन्स पढ़ानी, अब तुम एक एक लाइन खड़े होके स्पष्ट रूप से पढ़ो। ठीक है, इससे क्या होगा कि उसकी वाचन की क्षमता का विकास होगा। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक को पढ़कर समझने की शक्ति का विकास करना, बच्चे किताबें पढ़ें और पढ़ के उसको समझें। ठीक है, तो इस तरह की भी पढ़कर समझने की शक्ति का विकास। इसके साथ साथ स्पष्ट और स्वच्छ लेखन की शक्ति का विकास बच्चों में कराना, कविताओं के भाव के अनुसार उनको बुलवाना, ठीक है, लिपि का बोध कराना, उनके शब्दकोश में वृद्धि कराना। भाई जैसे जैसे हमने कोई पाठ पढ़ाया उसमें जो टिपिकल वर्ड्स थे उनको हमने टिपिकल वर्ड्स लिखवाए और उनका अर्थ लिखवाया सरल शब्दों में, और क्या किया, उनको याद करने के लिए, जिससे उनके शब्दकोश की क्या होगी, वृद्धि होगी। कोई नया शब्द आया तो उसका अर्थ समझाएं बच्चों को, जिससे क्या होगा, उनके जो समझने की शक्ति बढ़ेगी और आगे बढ़ने का भी उनकी शक्ति बढ़ेगी, क्योंकि भाई आगे क्या होगा, धीमे धीमे करके क्लिष्टता आएगी और बच्चे आसानी से समझने लग जाएंगे। भाषा शिक्षण के माध्यम से उनकी अभिव्यक्ति को स्पष्ट एवं सहज बनाना। ठीक है, अब यदि बच्चा बोलना सीख गया है तो क्या करेगा, वो अपने आप को एक्सप्रेस भी करने लग जाएगा, अपनी बातों को भी कहने लग जाएगा। अब हम देखते हैं कि प्राथमिक स्तर पर जो भाषा का शिक्षण है, ठीक है, वो क्या क्या है। तो जैसे शिक्षा का माध्यम, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम हमने पहले बताया आपको, मातृभाषा होनी चाहिए। ठीक है ना, जिससे क्या हो कि बालक का स्कूल में तालमेल ईजिली बैठ जाए और क्या हो, वो स्कूल आने के लिए इच्छुक हो जाए, और जो सर हैं उसके या मैडम हैं उसकी, वो क्या हो कि उसी भाषा में थोड़े दिनों तक उससे वार्तालाप करें, फिर उसके लेवल को क्या करें, अपग्रेड करें। उदाहरण के माध्यम से शिक्षण जो बता रहे हैं वो भाषा शिक्षण में जितना हो सके शिक्षक को क्या करना चाहिए, एग्जाम्पल्स का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, जिससे क्या होता है कि बच्चे जो बैठे हुए हैं उनको समझने में दिक्कत नहीं होती और उन्हें आसानी से समझ में भी आ जाता है। यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो हमें उदाहरण के माध्यम से बच्चों को समझाना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और है कि जब बच्चे क्या होते हैं, क्योंकि उनकी प्रकृति होती है कि वो खेल में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए कि पढ़ाने के साथ साथ क्या होना चाहिए कि हमें खेल विधि का भी प्रयोग करना चाहिए, जिससे खेल खेल में बच्चे क्या करते हैं, सीखते हैं।
इसके साथ साथ क्या होता है कि हमें ये नहीं कि हर वक्त किताब कॉपी और पेन पेंसिल का ही प्रयोग करना चाहिए, हमें कुछ और भी सहायक सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे क्या हो कि बच्चों को इंटरेस्ट आए। कभी कभी क्या हमें ऑडियो वीडियो जो एड्स होते हैं उनका भी प्रयोग करना चाहिए, और जिसके माध्यम से क्या होते हैं कि बच्चे, जैसे मान लीजिए कभी कोई चीज़ हम बता रहे हैं तो इन्हें समझ में नहीं आती, लेकिन यदि हमने उसी का फ़ोटो दिखा दिया, पिक दिखा दी, या किसी चित्र के माध्यम से समझा दिया तो उनको जल्दी समझ में आ जाता है। इसलिए हमें कुछ सहायक सामग्री भी अपने पास रखनी चाहिए। भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? आखिर हमारा जो भाषा का विकास है, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, जिससे कि हमारी भाषा का विकास ईजिली हो जाता है या कुछ ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं। तो देखिए, पहला जो फैक्टर है वो है लिंगीय विभिन्नता। लिंगीय विभिन्नता का मतलब है कि मेल और फीमेल जो फैक्टर्स हैं वो भी कभी कभी भाषा के विकास में क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं। ऐसा माना जाता है कि बच्चों की जो गर्ल्स होती हैं उनका विकास भाषा को लेकर अधिक होता है बॉयज़ की अपेक्षा में। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो स्वास्थ्य है ना, जो हमारा जो हाइजीन है, वो भी एक क्या है कि फैक्टर है जो भाषा के विकास में क्या करता है, प्रभाव डालता है। यदि वो तो ऑब्वियस है, यदि मान लीजिए बच्चा स्वस्थ है तो उसका भाषा का विकास अच्छा होगा, नहीं तो क्या करेगा, वो अपनी अस्वस्थता के प्रति दृष्टिगत रहेगा, है ना। अच्छा, नेक्स्ट थिंग है कि परिवार का आकार। यदि छोटा परिवार है तो निश्चित रूप से अपने बच्चों पे ज़्यादा ध्यान देगा, ठीक है ना, और बच्चे कैसे बोल रहे हैं, कौन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, शब्द उचित हैं, अनुचित हैं, स्पष्ट हैं, अस्पष्ट हैं। तो इसलिए जो बड़े परिवार के जो बच्चे होते हैं उनसे, उनकी अपेक्षा कर जो छोटे परिवार जो के बच्चे होते हैं उनका जो भाषाई विकास होता है वो अच्छा होता है। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि मैच्योरिटी भी एक फैक्टर है जो भाषा विकास में क्या करता है, महत्वपूर्ण योगदान देता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए उच्चारण है, आपकी टंग से निकल रहा है, आपकी होंठ से निकल रहा है, तालू से निकल रहा है, ठीक है ना। तो ये सब क्या है कि जब आप मैच्योर हो जाते हैं तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, फिक्स हो जाती हैं, और आपकी भाषा का विकास क्या होता है, एक कंट्रोल्ड वे में होता है। आगे हम देखेंगे कि व्यक्तित्व, जो आपका पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी भी क्या करती है, आपके भाषा के विकास में एक मुख्य फैक्टर की तरह काम करती है। जो बालक दूसरे लोगों से अधिक बातचीत करते हैं वो क्या करते हैं, वो शीघ्रता से क्या होते हैं, भाषा को सीखते हैं। और जैसे जो एक्सट्रॉर्स होते हैं, एक्सट्रॉर्स का मतलब जो बाह्यमुखी होते हैं बालक, जिनका नेचर होता है कि हमेशा लोग बागों से बातचीत करना, ठीक है, तो वो ऐसे बच्चे क्या होते हैं कि अपनी भाषा को आसानी से संप्रेषित करते हैं और भाषा का विकास उनमें ज़्यादा होता है, बशर्ते कि जो इंट्रोवर्ट्स बालक होते हैं, जो मतलब अंतर्मुखी बालक होते हैं, उनकी अपेक्षाकृत, ठीक है। अब हम आगे आपको बताएंगे कि भाषा विकास में सुनने की भूमिका। जैसे मान लीजिए भाषा का जो विकास है, यानी कि जो हमारी लैंग्वेज है उसका जो विकास हो रहा है, उसमें हम जो हियरिंग करते हैं, जो सुनते हैं, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो जो भाषा कौशल के 4 कौशलों में, जैसे आप जानते ही हैं, उसमें श्रवण, जो सुनना है, वो क्या है, फर्स्ट स्टेप है। किसी भी ध्वनि या बातचीत को जो को पहले सुना जाता है, फिर सुनकर उसका जवाब दिया जाता है। तो श्रवण और वाचन महत्वपूर्ण भाषा कौशल है। श्रवण का मतलब सुनना, वाचन का मतलब बोलना। प्राइमरी लेवल पे क्या होता है, जो भाषा शिक्षण के लिए छात्रों को क्या करते हैं, हम उन्हें कविताएं या कहानी सुनाते हैं, ठीक है। तो सुनने के माध्यम से छात्रों में क्या होता है, शुद्ध उच्चारण का विकास होता है। इसके बाद क्या होता है, छात्रों को जो भी प्रमुख भाषा की विधाएं हैं, जैसे कहानी, कविता, वार्तालाप आदि चीज़ें सुनाई, जैसे नाटक वगैरह होते हैं ना, तो वो सब बच्चों को सुनाते हैं, क्लास में करवाते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, जिससे कि सुनने की क्रिया के द्वारा क्या होता है, छात्र वाक्यों को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करके कहानी या कविताओं को पूरा कर सकते हैं। कभी कभी हम लोग क्लास में क्या कराते हैं, जैसे मान लीजिए 10-15 बच्चों को हम लोग राउंड में बिठा लेते हैं, तो जब राउंड में बैठते हैं उसके बाद कहते हैं कि चलो अच्छा ऐसा करते हैं, अपन एक स्टोरी बनाते हैं, ठीक है। तो जब जो फर्स्ट बच्चा है वो स्टोरी की शुरुआत करता है और एंड तक क्या होता है, वो स्टोरी को बाकी के बच्चे क्या करते हैं, पूरा करते हैं। जिससे क्या होता है कि उनमें एक स्टोरी बनाने की फॉर्म्स डेवलप होते हैं, उसके साथ साथ अपने वाक्यों को क्रमबद्ध रूप से वो व्यवस्थित करना सीख जाते हैं। और क्या होता है, उनकी शब्दकोश में भी शब्दकोश के भंडार में भी वृद्धि होती है। विभिन्न जो विधाएं होती हैं आप समझ ही गए होंगे, जैसे कभी नाटक है, कभी कहानी है, कभी कविता है, ठीक है ना। उनको अर्थपूर्ण रूप से समझाने से भी क्या होता है, उनका विकास होता है।
दूसरे व्यक्तियों के भावों और विचारों को भी समझा जाता है। ठीक है, सुनने के माध्यम से एक समान प्रतीत होने वाली जो ध्वनियाँ हैं उनमें भी हम अंतर करना समझ जाते हैं। व्यक्ति को अच्छा वक्ता बनने से पहले अच्छा श्रोता बनना चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, इसको अपने जीवन में बच्चे धारण करें। साधारण जो भाषा विकास में बोलने की भूमिका, अभी तो आपकी सुनने की भूमिका थी, अब क्या है, बोलने की भूमिका। आखिर जब आपने श्रवण कौशल कर लिया, ठीक है, जब आपने सुनने का स्टेप पूरा कर लिया, इसके बाद अब आपको क्या करना है, वाचन करना है या बोलना है। ठीक है, जिस प्रकार सुनकर के बालक क्या करता है, दूसरे के भावों और विचारों को ग्रहण करता है, उसी प्रकार बोलकर बालक क्या करता है, अपने भावों और विचारों को प्रकट करता है। बोलने से क्या होता है, बालक की झिझक दूर होती है। ठीक है, इसीलिए कोशिश ये होती है कि हर बच्चे को क्लास में हर बच्चे को बोलने का मौका मिलना चाहिए। और एक शिक्षक होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम हर बच्चे से बुलवाएं। ठीक है, यदि बच्चे में कोई झिझक है या बच्चा बोलने से कतरा रहा है तो उसकी इस दिक्कत को हमें दूर करना है और बार बार उससे बुलवाने का प्रयास करना है। प्रारंभिक कक्षाओं में क्या होता है, बोलने पर अधिक महत्व होता है। पढ़ने से बोलना, पढ़ने के बाद लिखने की क्रिया होती है। बोलने से क्या होता है कि भाषा प्रवाह में क्या होता है, पटुता आती है, प्रवीणता आती है और कुशलता का विकास होता है और भाषा में पकड़ भी बनती है। जब बालक किसी कविता या कहानी को बोलता है तो उसी के भाव के अनुरूप प्रस्तुतिकरण करने की योग्यता का विकास होता है। यदि हम किसी कहानी को पढ़ रहे हैं या कविता को पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो भाव आ रहे हैं उस भाव के अनुसार हमें अपनी प्रस्तुति करनी चाहिए, तभी क्या होगी, तभी रोचकता आएगी। यदि मान लीजिए कोई हम वीरस की कविता पढ़ रहे हैं तो हमारे बोलने में क्या होगा, हमारे बोलने में वीरता झलकनी चाहिए। यदि हम कोई दया का भाव पढ़ रहे हैं तो हमारे बोलने में दया का भाव आना चाहिए। तो इससे क्या होता है, चीज़ों में रोचकता आती है। तो ये सब चीज़ें हमें बच्चों को सिखानी है। बोलने से बालक में सुनकर प्राप्त किए गए ज्ञान का मूल्यांकन करने में भी सहायता मिलती है कि आखिर बच्चा कैसे बोल रहा है। ठीक है, तो हम उसको क्या करते हैं, इवेल्यूट भी करते हैं। बच्चों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। और ऐसा करिएगा कि आप हमारी विज़िट को हमेशा देखते रहिए, हमारी जो साइट है उसको विज़िट करते रहिएगा और हमारे आज के लेक्चर को आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ये तीनों चीज़ें करना नहीं भूलिएगा। इसी तरह से हम आपको और भी अच्छे अच्छे लेक्चर लेकर आएंगे। अब लीजिए डॉक्टर उषा का नमस्कार। थैंक यू।